हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा फोकस 27 जुलाई के न्यूज़ पे रहेगा। तो बिना डिले के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल रिवीजन सेक्शन से हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन सेक्शन में जो क्वेश्चंस हैं आप लोग साथ में अटेम्प्ट करते रहें और हमारे साथ सॉल्व करते रहें टू इम्प्रूव योर क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल। जैसा कि आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि मैं हर सेशन के पहले यही बोलता हूँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ताकि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हो। और आपको अभी तक पता हो चल जानी चाहिए कि क्या ये पॉइंट जो मैं रोज बोलता हूँ ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस एग्जाम के लिए, फॉर एनी ऑब्जेक्टिव एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट FRA जो हमारा आया है, जो निकला है, उसके रिलेशन में कल हमने टॉप 10 कंट्रीज देखा था। आज क्वेश्चन करके थोड़ा और भी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इट इज़ रिलीज्ड बाई FAO ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये तो हमने कल ही देख लिया था। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एशियन कंटिनेंट हैज़ रिपोर्टेड हाईएस्ट नेट गेन इन द फॉरेस्ट एरिया इन 2010 टू 2020, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और हमने देखा था कि कैसे एशियन कंट्रीज कौन कौन से थे टॉप 10 में जो थे, जिसमें इंडिया भी आपका था, चाइना भी था आपका, और ये दोनों एशियन कंट्री था। साथ ही साथ एक दो और नाम थे, वो आप लोग रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें। इंडिया रिपोर्टेड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द फॉरेस्ट्री सेक्टर इन द वर्ल्ड, तो ये एक मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट की बात आ गई है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि साउथ एशियन सब रीजन ने नेट फॉरेस्ट गेन नहीं बल्कि नेट फॉरेस्ट लॉस रिपोर्ट किया है। अगर हम लोग 1990 से 2020 तक यानी 3 डेकेड्स देखें तो हमने क्या रिपोर्ट किया है, हमने नेट फॉरेस्ट लॉस किया है। लेकिन जो अभी का देखा जाए तो एशियन कॉन्टिनेंट में नेट गेन हुआ है रिसेंट डेकेड्स में। तो ये इसका सही आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा डिजास्टर से रिलेटेड NDRF नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आते रहती है। इस पे हम लोगों ने 10-15 क्वेश्चंस ऑलरेडी मिनिमम कर रखे होंगे करंट अफेयर सेशन में, लेकिन फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर से ये सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन से अगर क्वेश्चन आ जाए तो काफ़ी लोग कर देंगे, तो आपको उन लोगों से पीछे नहीं रहना है। इसलिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी उसको बार बार देखेंगे। तो NDRF वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2006 अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये हमें सबको पता है। NDRF नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो फोर्स है उससे रिलेटेड है। NDRF कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट गलत है हमारा। इसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 और 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट FDI के बारे में आपको ये स्टेटमेंट जो कि न्यूज़ में रहा है, कल भी हमने देखा था FDI से रिलेटेड। और भी बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रही है कि E-कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं जिसमें बाहर के देशों के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना ज़रूरी है। उन्हीं सब चीज़ों से, उन्हीं सब रिलेशन से ये न्यूज़ चलते आ रहा है। FDI में भी वैसे चेंजेस किए गए हैं कि जो हमारा लैंड बॉर्डर, यानी जो बॉर्डर नेबरिंग कंट्री जिसके साथ लैंड बॉर्डर है, उनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा FDI में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। FDI के थ्रू इन्वेस्टमेंट, यानी ये आपके गवर्नमेंट रूट से ही आ सकते हैं, इनको ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ये आपके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं कोई भी सेक्टर में। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये रीसेंट चेंजेस हैं और इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट 1 और 2 आप देखेंगे, दोनों लिटरली इसका क्रक्स देखेंगे तो एक ही बात बोल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे जो या तो कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे या तो सिमिलर इन नेचर होंगे, यानी ये सही है तो ये भी सही होगा, ये गलत है, ये सही है तो ये गलत होगा। ऐसे स्टेटमेंट्स भी आते हैं, तो आप उसको भी यूज किया कीजिए अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो 1 और 2 तो सही होगा ही, तो बाकी 2 स्टेटमेंट आपके एलिमिनेट हो जाते हैं।
अब नेक्स्ट चलते क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन्वेस्टर फ्रॉम द कंट्री दैट आर नॉट कवर्ड इन द रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी। तो उनको पहले क्या करना होता था, आप इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ बता देना होता था, इन्फॉर्म कर देना पड़ता था आरबीआई को, आपको पहले से क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं होती थी। और यही रूल के चेंजेस के कारण ऑलमोस्ट 200 इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल या फिर क्लियरेंस अभी भी पेंडिंग है हमारे गवर्नमेंट के साथ। किस देश के, तो चाइना के। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है उसी चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ये बात। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनिशिएटिव इन इंडिया फॉर टीबी, इंडिया में टीबी से रिलेटेड इनिशिएटिव में से ये तीन चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे डाले हैं, निक्सा इकोसिस्टम और पोषण योजना और सक्षम प्रोजेक्ट, ये तीनों टीवी से रिलेटेड हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ये तीनों स्टेटमेंट, क्योंकि टीवी से रिलेटेड आगे भी हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ देखेंगे और टीवी ऑलमोस्ट हमेशा न्यूज़ में रहता है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर, कह सकते हैं वर्ल्ड में अभी तक डिजीज़ अगर देखा जाए तो मलेरिया एंड टीवी जो है वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स इन द वर्ल्ड हैं। तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना भी चाहिए। और हम लोगों ने बहुत बार, ऑलमोस्ट 20-25 बार इसको करंट अफेयर सेशन में डिस्कस कर रखा है। पॉलिटी में चले तो पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो मतलब खुद से कॉग्निजेंस लिया है कि प्रशांत भूषण ने जो ट्वीट किया था, 2 ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने ब्लेम किया था अभी प्रेजेंटली सिटिंग जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और पास्ट 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और तो उन पे सुओ मोटो उन्होंने कंटेम्प्ट केस रजिस्टर कर लिया है। तो कंटेम्प्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, 2 टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं। इनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, दैट इज अ विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। जैसे आपने विलफुली लिख के दिया कि हम ये नहीं करेंगे और आपने वो कर दिया, या फिर आपको डायरेक्शन दिया गया कि आज हाजिर होइए, आप नहीं हाजिर हो रहे हैं, तो ये एक टाइप से सिविल कंटेम्प्ट बन सकता है। ठीक है, विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। क्रिमिनल कंटेम्प्ट कब होगा, जब आप स्कैंडलाइज यानी कोर्ट के बारे में आवाज उठा रहे हैं कि ये पैसा लेके ये कर रहे हैं, जज ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जज में ये आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्यों कंटेम्प्ट का प्रोविजन डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और क्यों ऐसे काफ़ी टफ कानून है, काफ़ी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिया गया है। इन सब का जस्टिफिकेशन वहाँ पे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग बस इसको पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है ये, ताकि जब वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और अभी प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट के एग्जाम्पल से हम लोग रिलेट जब कर लेंगे तो आपकी नॉलेज पूरी 100% हो जाएगी। तो अभी देखते हैं, जैसा कि हमने बताया, जब भी पॉलिटी का न्यूज़ होगा तो आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक खोलना है और उसमें जो भी आर्टिकल आता है उसको एक बार पढ़ लेना है। ये हमने पहले भी बता रखा है कि आप पॉकेट बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर रखें, जब भी कोई आर्टिकल आ जाता है तो आप एक बार उसको पढ़ लें। इससे क्या होगा कि आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आए या फिर कोई भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए, आपका पॉलिटी सेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आर्टिकल 129 क्या करता है, ग्रांट करता है सुप्रीम कोर्ट को पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ये भी स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 42 टू इनेबल करता है सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेट एंड पनिश ए पर्सन फॉर कंटेम्प्ट। तो ये सारे, ये 3 आर्टिकल्स आपके पावर की बात करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के पावर की बारे में बात करता है। लेकिन जो आर्टिकल 19(1) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिलेवेंट है क्योंकि उन्होंने अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेस किया। लेकिन अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाके देखेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में हम देखेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बात की गई है। तो वो कौन से आर्टिकल में बात की गई, जैसा कि हमने पहले बता रखा है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज तक आपको
आर्टिकल के 7 प्रोविजंस पता होने चाहिए। अगर आपको कंठस्थ याद नहीं है तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए कि हाँ ये इस प्रोविजन में तो नहीं है, आप देखकर आइडेंटिफाई कर सके, इतना आपको पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 19(1) है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की जहां बात होती है वो इस आर्टिकल में नहीं है। तो आपका असाइनमेंट क्या हो गया? आपका असाइनमेंट हो गया कि आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल में बात की गई है, और वो पूरा आर्टिकल आप लिख कर बताएं कि कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो भी आप लिख करके बताएं। ये आपका आज का असाइनमेंट हो गया। करंट अफेयर्स में चलते हैं। तो पोलैंड ने विड्रॉ कर लिया इस्तांबुल कन्वेंशन से। तो कन्वेंशन किसी से रिलेटेड था? तो प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि, और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के एंगल से दिया गया है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ट्रीटी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट एंड टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देखिए ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए पोलैंड क्या है, पोलैंड इसका पार्टी था, तो इसलिए इसको विड्रॉ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका सही आंसर हो गया बोथ। अब नेक्स्ट न्यूज में हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट न्यूज में हमारा न्यूज में क्या रहा है, स्वामी देखिए ये जो स्कीम है, स्कीम का पूरा नाम क्या है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ये आपको नाम पता होना चाहिए, और साथ ही साथ ये अगर आप ये इसका स्पॉन्सर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ने के लिए समझने के लिए सारी चीज़ें हैं कि किस लिए कि ये फंड क्रिएट हुआ है कि जो भी इस अफोर्डेबल हाउसिंग के स्कीम से अटके हुए हैं उसको कंप्लीट करवाने के लिए। देखिए यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि नियरली 60,000 होम बनाएंगे हम इस इन्वेस्टमेंट के फंड के थ्रू। तो लेकिन ये कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है, और साथ ही साथ इसका अगर आप फुल फॉर्म जान लेते हैं तो ऑलमोस्ट ईपीएफओ में अगर इस स्कीम से क्वेश्चन आता है तो आई थिंक यू विल बी इजीली एबल टू टैकल दैट क्वेश्चन। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कोई भी न्यूज़ में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। सेंदाई फ्रेमवर्क की बात की गई है। सेंदाई फ्रेमवर्क अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि दिस इज रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आप ये एक टाइप से फैक्चुअल क्वेश्चन है। जब हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट पे कभी टॉपिक पे आएंगे तो वहां हम लोग 2-3 कन्वेंशन देखेंगे। उसमें सेंदाई फ्रेमवर्क आज से 2-3 साल या फिर 4 साल पहले कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था और बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन हुआ करता था। तो चलिए ये तो हमारा हो गया। अब मिसलेनियस बहुत ही छोटे 2-4 पॉइंट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा वन लाइनर में देखेंगे कि बांग्लादेश को हमने 10 रेल गिफ्ट दिया है, समझ लीजिए। नाग रिवर के बारे में बात की गई है। नाग रिवर कहाँ की है? नागपुर की रिवर है। आपका असाइनमेंट नंबर 2 रहा कि नाग रिवर के बारे में बताइए कि इसके ट्रिब्यूटरीज क्या कौन कौन से हैं। अगर ट्रिब्यूटरीज नहीं पता चल पा रहा है तो एटलीस्ट आप बताएं कि ये रिवर तो बड़ी रिवर नहीं है, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, या फिर कौन से सिस्टम के अंदर आती है। जैसे गंगा यमुना सिस्टम बोलते हैं रिवर सिस्टम, उसके अंदर, तो ये कौन से रिवर सिस्टम के अंदर आती है, और साथ ही साथ इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है। तो ये नागपुर से रिलेटेड न्यूज में है, नागपुर से ये गुजरती है। तो ये नाग रिवर एक टाइप से यहीं से इसका नागपुर का नाम का भी ओरिजिन है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। रशियन नेवी विल सून गेट हाइपरसोनिक। ठीक है, हाइपरसोनिक हम लोग देखेंगे। साउंड नेक्स्ट जो हमारा साइंस का टॉपिक साउंड ही है, हमने लाइट एंड वेव्स देख रखा है। साउंड में हम देखेंगे कि हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, इन सब में क्या अंतर है। वैसे हमने ये देख रखा है ऑलरेडी करंट अफेयर्स में। जिनको याद है ये चीज़ कि हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक में हमने मैच में रिलेट करके बताया था कि हाँ मैच से रिलेटेड है या फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आप लोग कमेंट करके जिनको याद है वो सारे हाइपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक, ये तीनों के बारे में आप बताएं अगर याद है। तो नहीं याद है तो वेट कीजिए, हम लोग के लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करवाएंगे। पोसाइडन क्या है? एक न्यूक्लियर ड्रोन है। और जो जिरकॉन जो बोला जा रहा है वो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
नॉर्थ कोरिया को हमने ये न्यूज़ पे हम लोग अंत में आते हैं, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रिलैक्स किया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो ड्रोन्स होते हैं उसको, क्या एक बोल सकते हैं कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल को अगर दूसरे कंट्री को बेचना चाहते हैं या फिर कोई दूसरी कंट्री प्रोक्योर करना चाहती है तो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो उस में रिलैक्सेशन दी गई है। तो उसका 2 एग्जाम्पल जो हैं वो आप लोग देख लें। हम आप ध्यान देंगे कि बहुत टाइम मैं बोलता हूँ कि आप ये जैसे मिसाइल है उसके नाम या फिर कोई ड्रोन है उसका नाम, कोई हेलीकॉप्टर है उसका नाम कि आप ध्यान रखें, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, डायरेक्टली क्वेश्चन बोल दिया जाएगा कि हेलिना क्या है। कोई ऑप्शन में रहेगा, एक हेलीकॉप्टर डिफेंस हेलीकॉप्टर है, एक क्रूज मिसाइल है, एक आपसे बोल दिया जाएगा कि सबमरीन है, एक आपसे बोल दिया जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। नॉट इन सिविल सर्विसेज में कम चांस होता है, लेकिन सिविल सर्विसेज में भी कभी कभी आ जाता है। लेकिन आपके जो डिफेंस बेस्ड एग्जाम हैं या फिर जो आपके जो यूपीएससी छोड़ के जो और उसके जो एग्जाम्स हैं उसमें पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको ध्यान देना है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग क्राइम हैज रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है, और इस रिपोर्ट में बोला गया है कि इंडिया और थाईलैंड से सबसे ज़्यादा मतलब इलीगल ट्रेडिंग ऑफ टाइगर पार्ट्स यानी टाइगर के बॉडी पार्ट्स का इलीगल ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होता है, ये रिपोर्ट ने ये बताया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ पाया जाता है, तो चाइना में, उसके बाद फॉलोड बाय यूएसए एंड इंडिया एंड थाईलैंड। तो ये एक जानकारी हमने एक्स्ट्रा दे दी। इसके साथ साथ आखिरी न्यूज में हमने जैसा बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड 1 मिलियन यूएसडी टू नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया को एक्सटेंड किया गया है, इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे कि बहुत जगह बहुत सारे न्यूज आते रहेंगे कि इंडिया हैज एक्सटेंडेड दिस मच अमाउंट टू श्रीलंका, टू दिस अफगानिस्तान, लेकिन हम लोग उसको ऑलमोस्ट नहीं ही कवर करते हैं। लेकिन क्योंकि नॉर्थ कोरिया को कवर दिया है तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक टाइप से आपका अगर आप नॉर्मली कॉमन सेंस से सोचेंगे, तो अगर आप नॉर्मल कॉमन सेंस या नॉर्मल गेस वर्क लगाएंगे तो ये गेस वर्क के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट इतने सारे सैंक्शन हैं तो यूजुअली इंडिया में भी साउथ कोरिया को चेंज करके नॉर्थ कोरिया बना के ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो यानी ये गेस वर्क के अगेंस्ट वाला क्वेश्चन है, गेस वर्क के अगेंस्ट वाला फैक्ट है। अगर कोई एग्जामिनर गेस वर्क को चाहता है कि लोग गेस वर्क ना करें तो वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट उठा करके आपको क्वेश्चन बना के देगा कि अगर आपको आता है तभी आप सही से आंसर कर पाएंगे उसको। तो ऐसे जो आपके हैं, ऐसे जो स्टेटमेंट, ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं उसको आपको ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ताकि क्योंकि गेस वर्क तो हमें करना ही है, गेस वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। न्यूज़पेपर में अगर ऐसे फैक्ट्स आ जा रहे हैं तो आपको अलग से उसको लिख के रखना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग करवाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन टफ रहेंगे वो आप छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होंगे तो वो आपको डायरेक्टली नेगेटिव मार्किंग करवा देंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने ये इस टॉपिक को आखिरी के लिए कवर किया। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स के। तब तक के लिए धन्यवाद।